हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शॉक के बारे में कि आखिर शॉक होता क्या है। शॉक रिजल्ट फ्रॉम द फेलियर ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम टू प्रोवाइड सफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। शॉक किसका रिजल्ट है? शॉक रिजल्ट होता है जब हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, मतलब वो अपना काम करना ख़त्म कर देता है या काम करना उसका फेल हो जाता है, तो शॉक उस चीज़ का रिजल्ट होता है। ठीक है। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शन ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी पार्ट मौजूद हैं, ठीक है, जो भी पार्ट हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं उन सभी पार्ट में प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन करना, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का काम होता है। लेकिन जब ये फेल हो जाता है तो इसका रिजल्ट शॉक होता है। क्लियर है? कॉजेस ऑफ शॉक: सीवियर लॉस ऑफ ब्लड, किसी भी कारण से अगर ब्लड लॉस होता है बॉडी के अंदर, अगर किसी भी कारणों से ब्लड लॉस हो गया, कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी, कुछ भी हो गया है और जिसके कारण ब्लड लॉस हो गया तो शॉक डेवलप हो जाता है। इंटेंस पेन, ठीक है, कोई इंटेंस पेन चल रहा है, गहरा पेन चल रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक है, लगातार पेन, तो उस वाली कंडीशन में शॉक डेवलप हो जाता है। एक्सटेंसिव ट्रॉमा, कोई गहरा ट्रॉमा हो गया, चोट लग गई है। बर्न की कंडीशन में भी शॉक डेवलप हो जाता है, किसी कारण से बॉडी बर्न हो जाए। पॉइजनिंग कंडीशन, कोई पॉइजन ले लिया है। इमोशनल स्ट्रेस और इंटेंस इमोशनल स्ट्रेस डेवलप हो गया है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, किसी भी कारण से कोई भी मिसहैपनिंग हो गई है जिसके कारण इमोशनल स्ट्रेस डेवलप हो गया है और इंटेंस इमोशन हो गया है, तो शॉक डेवलप हो जाता है। एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, या तो ज़्यादा हीट या ज़्यादा कोल्ड, एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड के कारण भी शॉक डेवलप हो जाता है। इलेक्ट्रिकल शॉक, ठीक है, करंट से शॉक डेवलप हो जाता है। एलर्जिक रिएक्शन हो गया किसी भी चीज़ से जो फॉरेन बॉडी है, जिससे बॉडी में क्या है, एलर्जिक रिएक्शन डेवलप हो गया। सडन एंड सीवियर इलनेस, अचानक से और सीवियर इलनेस हो गई है, तो ये सारे कॉजेस हैं जिसके कारण शॉक डेवलप हो जाता है। तो शॉक के कॉजेस क्या हैं? ये सारे कॉजेस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स। शॉक के टाइप्स क्या हैं? सबसे पहला शॉक का टाइप है हाइपोवोलेमिक। ठीक, हाइपो से ही क्लियर होता है कि कोई चीज़ कम हो रही है। तो यहाँ पर क्या चीज़ कम हो रही है? यहाँ पर बॉडी के अंदर फ्लूइड कम हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हेमरेज शॉक, ठीक है, इसको हेमरेज शॉक भी कहा जाता है। तो इट इज़ कॉज्ड बाय डिक्रीज इन ब्लड fluid volume from bleeding, prolonged vomiting, diarrhea and loss of ब्लड ड्यूरिंग सर्जरी एंड ट्रोमा। तो फ्लूइड का वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया है। किसके कारण से? या तो ब्लीडिंग हो रही है, या वोमिटिंग, लगातार वोमिटिंग चल रही है, लंबे टाइम से वोमिटिंग चल रही है, डायरिया हो गया है, या सर्जरी एंड ट्रोमा के कारण ब्लड लॉस हो गया है। तो इसमें क्या होगा? बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का जो वॉल्यूम होता है, जो नॉर्मल वॉल्यूम हमारे बॉडी को चाहिए है, उतना वॉल्यूम उस वाले लेवल से नीचे चला जाता है। तो इस वाली कंडीशन को हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप है शॉक का, हाइपोवोलेमिक शॉक। और हाइपोवोलेमिक शॉक अगर पेशेंट को डेवलप हो गया है तो उस समय पेशेंट को फ्लूइड थेरेपी दी जाती है और उसका HB अगर कम चल रहा है, अगर उसका HB हीमोग्राम हमने चेक किया है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी इमीडिएट किया जाता है और साथ साथ में फ्लूइड थेरेपी उसकी लगातार चलती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट, कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक, इट्स रिजल्ट फ्रॉम पुअर हार्ट पंपिंग फंक्शन। हार्ट का फंक्शन क्या है? कि जो भी ब्लड है उसको पंप करना, ठीक है। हार्ट का फंक्शन ये होता है कि हमारे ब्लड को बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड को पंप करके भेजना, ये हार्ट का फंक्शन होता है। लेकिन हार्ट ये अपने फंक्शन को ठीक से नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और किसके कारण से नहीं कर पा रहा है?
वेरियस कार्डियोवास्कुलर अबनॉर्मलिटीज़, बहुत सी कार्डियोवास्कुलर हार्ट की कुछ अबनॉर्मलिटीज़ के कारण हार्ट जो है ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा। द हार्ट इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और हार्ट क्या है, इस काबिल नहीं है कि वो बॉडी के हर एक पार्ट में, जो बॉडी के हर एक पार्ट जो बॉडी में है उसमें सफिशिएंट अमाउंट में, पूरे अमाउंट से ब्लड को पंप कर सके। तो इस वाली कंडीशन में कार्डियोजेनिक शॉक डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट, न्यूरोजेनिक शॉक। It is caused by failure of nervous system to maintain a normal contraction of blood vessels। अब नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, और नर्वस सिस्टम जब ठीक से काम नहीं कर रहा है, फेल हो गया है उसका काम करना, तो जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं, ब्लड वेसल्स में जो फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन का, वो ठीक से नहीं हो पाता है, नॉर्मल नहीं हो पाता है। और जब ये नॉर्मल नहीं हो पाता है तो इस वाली कंडीशन में न्यूरोजेनिक शॉक डेवलप हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, सेप्टिक शॉक। इट्स रिजल्ट फ्रॉम द सीवियर इन्फेक्शन। किसी भी कारण से पेशेंट को अगर सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, उसका टीएलसी इंक्रीज हो गया है, ठीक है, पीसीटी भी, उसका प्रोकाल्सिटोन जो लेवल होता है वो भी इंक्रीज हो गया है, सीआरपी भी इंक्रीज है, ठीक है, ये, और पेशेंट को फिर डायग्नोस सेप्टिक शॉक दे दिया जाता है। और ये किसके कारण होता है, जब पेशेंट के बॉडी के अंदर सीवियर इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, तो सेप्टिक शॉक। साइकोजेनिक शॉक। साइको, इट मीन्स रिलेटेड टू स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर। साइको मतलब माइंड से रिलेटेड है, तो साइकोजेनिक शॉक। इट इज़ कोज्ड बाय नर्वस सिस्टम रिएक्शन टू अ इमोशनल स्टिमुलस। किसी भी कारण, स्ट्रेस से, डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन हो गया है, कोई भी मिस हैपनिंग हो गई है, ठीक है, जिसके कारण स्ट्रेस डेवलप हो गया है, और उसका रिएक्शन किस पे पड़ता है, नर्वस सिस्टम पे पड़ता है, और फिर टेम्परेली क्या होता है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और डिक्रीज ब्लड फ्लो टू ब्रेन विच रिजल्ट इन सिनकोप। ठीक है, इस वाली कंडीशन में क्या होता है कि ब्रेन को प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं मिल पाता है, और जब ब्लड नहीं मिल पाता है तो पेशेंट क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, ये इमोशनल स्टिमुलस के कारण होता है, साइकोजेनिक शॉक। नेक्स्ट, एनाफ्लेटिक शॉक। इट्स रिजल्ट फ्रॉम अ सडन सीवियर एलर्जिक बॉडी रिएक्शन टू अ फॉरेन सब्सटेंस। सडन और सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गया, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस से बॉडी में सडन, तुरंत ही, और सीवियर बॉडी रिएक्शन देखने में आ रहा है, एलर्जिक रिएक्शन देखने में आ रहा है, तो इट इज़ एनाफ्लेटिक शॉक। साइन एंड सिम्टम। अब हम देखेंगे टाइप्स, हमने देख लिए शॉक के टाइप्स कितने होते हैं। अब साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि पेशेंट को शॉक डेवलप हो गया है। चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट के जो कॉन्शियसनेस जो लेवल होता है वो चेंज हो जाता है, या तो वो सेमी कॉन्शियस रहेगा या कोमा में चला जाएगा। ठीक है, कॉन्शियस लेवल उसका चेंज हो जाएगा। स्किन पेल हो जाएगी, अगर टच करेंगे तो टच करने में कोल्ड होगी, ठंडी लगेगी स्किन हमें, और कुछ देर बाद साइनोसिस डेवलप हो जाएगा ओवर लिप्स एंड नेल्स। नेल्स और जो लिप्स हैं सब ब्लू नज़र आने लग जाएंगे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ठीक से अपना काम नहीं कर पा रहा है। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हमेशा पेशेंट का कम हो जाएगा, और पल्स रेट इंक्रीज तो होगी लेकिन वीक हो जाएगी, ठीक है, और थ्रडी हो जाएगी। इंक्रीज रहेगी, टेकीकार्डिया पेशेंट को रहेगा, लेकिन जब हम पल्स चेक करेंगे पेशेंट की तो वो वीक रहेगी, प्रॉपर तरीके से नहीं फील होगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या, रेस्पिरेटरी रेट इज़ इंक्रीज। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा, पेशेंट लंबी लंबी सांस लेगा, जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट रहता है वो पेशेंट का नहीं रहेगा। स्वेलो हो जाएगा, लेबर्ड एंड इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, कठिनाई के साथ पेशेंट क्या है, ब्रीदिंग करेगा, ब्रीदिंग पैटर्न उसका गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। शॉक की कंडीशन में पेशेंट को यूरिन नहीं आएगा, क्योंकि पेशेंट को हो सकता है हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया है। हाइपोवोलेमिक शॉक में बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल कम हो जाता है,
तो फ्लूइड लेवल कम हो जाएगा तो पेशेंट को यूरिन भी डिक्रीज़ हो जाएगा, ऑक्सीजन डिक्रीज़ हो जाएगा और वीकनेस, टिश्यू में वीकनेस डेवलप हो जाएगी, ट्रेमर्स भी होंगे आर्म्स एंड लेग्स में विक्टिम में। और जो पेशेंट होगा वो कंप्लेन करेगा। कंप्लेन किस चीज़ की करेगा? थर्स्ट की, उसके प्यास लग रही है, नोजिया, वोमिटिंग, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन में बी प्रेजेंट। ये सब भी पेशेंट इन सब चीज़ों की भी कंप्लेन करेगा। तो दीज आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ शॉक। फर्स्ट एड मेजर, अगर पेशेंट को शॉक डेवलप हो गया है और हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि पेशेंट को कोई ना किसी भी टाइप का एक शॉक ज़रूर है जिसके कारण ये सारे साइन एंड सिम्टम देखने में आ रहे हैं। पेशेंट ठीक से हमारी बात का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसका यूरिन आउटपुट भी कम हो गया, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया है और उसके लिप्स भी क्या हैं, ब्लू हैं, नेल्स भी ब्लू दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे साइन एंड सिम्टम हमें पेशेंट में अगर दिख रहे हैं तो हम उसमें क्या फर्स्ट एड अप्लाई करते हैं? सबसे पहले उसका टेक मेजर टू स्टेबलाइज एयरवे। ठीक है, सबसे पहले हमें उसका एयरवे मैनेज करना है कि उसको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन आ रही है, नहीं आ रही है, या पेटेंट है उसका एयरवे या नहीं है। ठीक है, उसकी पोजीशन को हमें ठीक करना है। और अगर ब्लीडिंग प्रेजेंट है, किसी कारण से ट्रॉमा हो गया है, ट्रॉमा के कारण पेशेंट को लगातार ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो उस वाली कंडीशन में हमें क्या करना है कि पेशेंट की ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। कोई भी फर्स्ट एड मेजर, कोई भी प्रेशर बैंडेजिंग करके पेशेंट की ब्लीडिंग को क्या करना है, स्टॉप करना है। टेक स्टेप टू रिड्यूस पेन, क्योंकि पेन के कारण पेशेंट को क्या होता है, शॉक डेवलप हो जाता है। तो पेन को रिड्यूस करने के लिए हमें स्टेप यूज़ करने चाहिए। अगर कोई पेन किलर हमारे पास है तो पेशेंट को हमें पेन किलर देना है ताकि पेशेंट को पेन से रिलीफ मिलेगा। अगर उसको लगातार पेन होता रहेगा तो वो शॉक की कंडीशन में चला जाएगा। विक्टिम यानी पेशेंट जिसको शॉक डेवलप हो गया, उसकी पोजीशन का प्रॉपर ध्यान रखना होता है कि वो प्रॉपर अपनी पोजीशन में है कि नहीं है। ठीक है, स्पेशली पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन मेंटेन करानी चाहिए। ठीक, उसका थोड़ा सा हेड एलिवेट होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से उसका एयरवे मेंटेन रहे, पेटेंट रहे और वो प्रॉपर तरीके से अपना रेस्पिरेटरी पैटर्न के द्वारा अपना सर्कुलेशन मेंटेन कर सके। बॉडी टेम्परेचर, अगर पेशेंट को किसी भी कारण से बॉडी टेम्परेचर उसका डाउन हो गया है तो उसको हमें वार्म रखना है। उस चीज़ के लिए हमें ब्लैंकेट यूज़ करना चाहिए और जितने भी मेजर्स होते हैं जिसके कारण हम उसको वार्म कर सकें तो वो सारे बॉडी टेम्परेचर पेशेंट का मेंटेन करने के लिए यूज़ करना चाहिए। इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, रीअश्योरेंस करना है पेशेंट को। ठीक है, अगर उसको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन पेशेंट को डेवलप हो गया है, किसी भी मिस हैपनिंग के कारण ट्रेजेडी उसकी लाइफ में कुछ हो गई है तो उसको इमोशनल सपोर्ट देना है। अगर उसके आसपास भीड़ लग गई है तो भीड़ को हटाना है ताकि एयर एंट्री प्रॉपर बनी रहे, एटमॉस्फेयर काम रहे। ठीक है, और जितना जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट कराना है ताकि हम पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जा सकें। और एम्बुलेंस के आने से पहले ही, क्योंकि फर्स्ट एड का मतलब ही ये होता है कि एम्बुलेंस के आने से पहले ही, हेल्थ वर्कर्स के आने से पहले ही हमें पेशेंट को फर्स्ट एड देनी है ताकि हम उसकी लाइफ को बचा सकें। और ट्रांसपोर्ट जैसे ही आता है वैसे पेशेंट को हॉस्पिटल भेजना है ताकि पेशेंट के बाकी जितने भी फ्लूइड थेरेपी है या उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराना है या ऑक्सीजन देना है वो सब उसको प्रॉपर तरीके से टाइम पे मिल सके। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से पूरा शॉक थेरेपी आज की इस वीडियो में ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको शॉक थेरेपी पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।